एक तो राजस्थान का प्रथम जो भील विद्रोह था वो पड़ा, और राजस्थान का प्रथम जो भील विद्रोह है वो कब हुआ था? 1818 के अंदर। कहां पर हुआ था? भौमड़ क्षेत्र में। क्यों हुआ था? कौन से थे दो? बोलाई कर, और दूसरा कौन सा था? रखवाली कर, जो कि भील मुखिया को मिला करता था। भील मुखिया क्या कहलाता है? घमेती। लेकिन जनवरी 1818 के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हुई मेवाड़ के महाराणा की, तो वो कर भी क्या हो गए थे? समाप्त। तो कर जब समाप्त हो गए तो भील जनजाति के मुखिया द्वारा भीलों को साथ में लेकर जो आंदोलन विद्रोह किया गया वो कौन सा था? भील विद्रोह। इसको कौन से अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाया गया? किसमें? ना, वो दूसरी जगह। और यहां पर एक अंग्रेज का नाम था जिसका नाम था क्या? कर्नल लुम्बे। फिर हमने पढ़ा था एक विद्रोह जिसका नाम क्या है? बारापाल का विद्रोह। और बारापाल का जो विद्रोह है ये कब हुआ था? 1881 के अंदर। यानी कि भील सेना और सामने थी कौन सी? मेवाड़ की सेना। इन दोनों के मध्य संघर्ष कब हुआ था? इन दोनों के मध्य, हाँ, संघर्ष कब हुआ था? 30 मार्च 1881। और इन दोनों में वापस संधि समझौता होते हुए शांत कब हो गया था ये? 25 अप्रैल 1881। यहां पर एक प्रमुख नेता थे कौन? खेमराज भंडारी। और मेवाड़ के महाराणा कौन थे? इस समय सज्जन सिंह थे। इस समय कौन थे 1818 में? भीम सिंह सिसोदिया। उसके बाद में फिर हमने एक और पढ़ा है जिसका नाम क्या है? भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन से संबंधित वो घटना है कौन सी? मानगढ़। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913। मानगढ़ कहां पर है? एक ही आंदोलन से संबंधित घटना कौन सी है? नीमड़ा हत्या। कई बार क्या होता है, जैसे नीमड़ा हत्याकांड, इसमें से मानगढ़, इसमें बारापाल का विद्रोह और राजस्थान का प्रथम भील विद्रोह, ये चार देकर के देगा निम्न में से दिए गए को क्रम से जमाइए। कैसे भी आ जाता है। फिर कौन सा पढ़ा? मीणा आंदोलन। और मीणा आंदोलन हमने कहां तक पढ़ लिया था? हेडिंग लगाइए, मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन के अंदर हमने ये पढ़ा है कि ये जो आंदोलन है ये राजस्थान के जिस क्षेत्र विशेष में हुआ है वो है आपके ढूंढाड़ और शेखावटी। ढूंढाड़ और शेखावटी क्षेत्र के अंदर। ढूंढाड़ और शेखावटी क्षेत्र के अंदर ये जो मीणा जनजाति है, ये मीणा जनजाति प्रारंभ में क्या हुआ करती थी? प्रारंभ में ये ढूंढाड़ के क्या थे? शासक। लेकिन फिर जब इन पर बड़ गुजरों का आक्रमण होने लगा तो इन्होंने सहायता के लिए एक बंदे को बुलाया था। बताया था आपको, पूरी सहायता कर दी। जो थे आराम घर बैठो मैं देख लिया सब कुछ। उसके बाद में ये जो मीणा जनजाति है ये दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से बने? एक तो जमींदार मीणा, यानी कि ऐसे मीणा जिन्होंने कृषि का कार्य शुरू किया था, वो कौन से मीणा कहलाए थे? जमींदार मीणा। और दूसरे कहलाए थे चौकीदार मीणा, जिन्होंने इस रियासत में सुरक्षा का जिम्मा संभाला था। ये कौन से मीणा थे? चौकीदार मीणा। तो ये जो मीणा जनजाति है जिन्होंने कृषि का कार्य किया वो क्या कहलाए थे? जमींदार मीणा। और जिन्होंने सुरक्षा का जिम्मा संभाला वो कौन से थे? चौकीदार मीणा। जैसे जैसे समय बीतता गया ढूंढाड़ रियासत के अंदर क्या है कि अपराध ज्यादा होने लगे। इसीलिए, और सारे अपराध सुरक्षा से ही संबंधित थे, चाहे वो कैसे भी समझे आप। सुरक्षा, रियासत की भी अपनी एक सुरक्षा है। जब सुरक्षा नहीं हो रही थी तब यहाँ की जो सरकार थी, जयपुर सरकार, इसके द्वारा 1924 के अंदर एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था क्रिमिनल क्राइम ट्राइब्स एक्ट। और इस कानून के तहत क्या हुआ कि जो मीणा जनजाति थी, इस मीणा जनजाति को क्या बता दिया कि ये जनजाति जो है वो आपराधिक जनजाति है। क्या है ये? आपराधिक जनजाति है। अब जैसे ये कानून आया तो इसमें सभी मीणा आ गए, ये भी आ गए, और कौन से आ गए? जमींदार मीणा। तो जमींदार मीणाओं ने सरकार से ये सवाल पूछा कि भाई हम तो कृषि का कार्य कर रहे हैं और आपके यहाँ इस राज्य के अंदर जो सुरक्षा का जिम्मा है वो किसने संभाल रखा है? वैसे आप जब मीणा जनजाति पढ़ते हैं तो इसके अंदर टोटल कितने गोत्र हैं मीणा जनजाति में? 5200 गोत्र है, जिसका उल्लेख इसमें है मीन पुराण नामक ग्रंथ में है। तो चौकीदार मीणाओं पर यह कानून था, लेकिन जैसे ये कानून आया तो इसमें शामिल हो गए और कौन साथ में? जमींदार मीणा। तो इन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया कि आपने ये जो कानून लागू किया है कम से कम आप तो हमें इस कानून से बाहर करिए। नहीं किया तो आगे चलकर सरकार द्वारा एक और कानून लाया गया 1930 में। और 1930 के अंदर जो कानून था उसी ने सबसे ज्यादा आग लगाई थी। और इस कानून का नाम था जरायम पेशा कानून। ये कानून ये कहता है कि मीणा जनजाति चाहे कोई भी हो, चाहे वो जमींदार हो और चाहे वो चौकीदार मीणा हो, ऐसे मीणा जिनकी आयु 12 वर्ष से अधिक है, 12 साल और 1 दिन भी है, तो उसको प्रतिदिन थाने में जाकर क्या देनी पड़ेगी? हाजिरी, कि मैं आज अठई हूं, मैं आज अठई हूं। इसका मतलब यह है कि मतलब यदि कोई घटना हुई तो ये तो उस घटना में शामिल नहीं है क्योंकि ये तो सुबह आके गए थे। अब सोचो थाने सुबह सुबह ईयान को कोई
अपराध सुनाई देवे कि सुबह चाय पियो मत पियो लेकिन जानो कटे थाने। अच्छा, इसके अंदर एक बात लिखी, 12 वर्ष से अधिक सारे, अब बेचारो 85 साल को डोक वो कहीं करे, लेकिन लेड़ो लकड़ी जाए कोई पूछे तो कट जाएगा थाने, लोग कहीं कहे कि बेटी का भाग बुढ़ा बम कहीं कांड कर दियो तू भाई, जैसे आप गांव को जाते पूछे को नहीं, गांव में कोई बुढ़ा से क्या क्या वाकन गया कि थाने थाने कन गया थे, बुढ़ा बम कहीं कांड कर दियो, ऐसा मतलब ठीक नहीं रहता वो। तो ये ठीक नहीं लगा, और ये तो बेचारे कृषि का कार्य करे थे ना, तब इन्होंने इन दोनों कानूनों को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन किया था, उसे यम के रूप में पढ़े हैं मीणा आंदोलन। ये जरायम पैसा कानून या कहीं पर नाम आपको मिल सकता है क्या? जयराम पैसा कानून, ये कानून क्या था? 12 वर्ष से अधिक सभी मीणाओं को, सभी मीणाओं को प्रतिदिन, ये कौन सा है? 50 और दोनों, उसमें कोई मिक्स नहीं है? नहीं नहीं, दोनों में कोई मिक्स, 50 में कोई और टॉपिक मिक्स है क्या? आपने देखा? ठीक है बेचारे, एक तमाशा 40 लिया बहुत 40 गणा है, गणा है 40। लिखो, ये दो कानून लिखो। तो इन दोनों कानूनों को समाप्त करने के लिए मीणा जनजाति द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो कौन सा था? मीणा आंदोलन। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लिखिए।
चलो तो दो कानून लगे, कितने कानून लगे? दो। लिख लिया सबने यहां तक? आगे चले। तो इन दोनों कानूनों को समाप्त करने के लिए सबसे पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले तो मीणा जनजाति द्वारा 1933 के अंदर एक महासभा का गठन किया गया जिसका नाम है मीणा क्षेत्रीय महासभा। लेकिन जैसे ही सरकार को पता चला कि ऐसा कुछ गठन हुआ है, सरकार ने इसे निरस्त कर दिया और बोला इसको लेकर यदि कभी यहां जयपुर में बैठ गए ना आप तो देख लेना। बनाया और क्या कर दिया सरकार ने? निरस्त कर दिया इसको। लिखो आगे। लिख लिया सबने? तो हम पढ़ रहे हैं मीणा आंदोलन कौन से क्षेत्र में है? तो ढूंढाड़ और शेखावटी के अंदर। मीणा जनजाति से संबंधित है। मीणा जनजाति दो प्रकार से, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जब रियासत में सुरक्षा को लेकर कुछ सरकार को असमंजस की स्थिति हुई तो अपराध को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया और उस कानून के अंदर प्रॉपरली एक जनजाति को टारगेट करके कहा कि ये एक आपराधिक जनजाति है, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी, इसीलिए जनजाति द्वारा आंदोलन किया गया। लेकिन जब सरकार द्वारा सुरक्षा के जिम्मे को और मजबूती के साथ लेने के लिए इसी जनजाति के खिलाफ एक और कानून लागू किया, जरायम पैसा कानून, जब दोनों प्रकार के कानून लागू हुए तब मीणा जनजाति सक्रिय हुई और 1933 के अंदर एक महासभा का गठन किया। सरकार ने इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। अब ये एक्शन में है और इनका एक्शन आता है, सबसे पहले मीणा जनजाति द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, वो है नीम का थाना सम्मेलन। इसका नाम इसीलिए है क्योंकि यह सम्मेलन हुआ भी कहां पर है? नीम का थाना, जो कि कहां पर है? शिक्कर में। यहां पर संपूर्ण मीणा जनजाति का एक सम्मेलन हो रहा है और यह सम्मेलन कब हो रहा है? तो यह सम्मेलन हो रहा है आपके 7 अप्रैल 1944 के अंदर मीणा जनजाति द्वारा नीम का थाना नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के अंदर जो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित किया और मीणा जनजाति के लिए सरकार से जो आह्वान किया था, उस नेता का नाम था मुनि मगन सागर जी। इनके द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? मीन पुराण। और मीन पुराण जो है वो मीणा जनजाति की पवित्र पुस्तक मानी गई है। इसी के अंदर वो उल्लेख है कि मीणा जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं? 5200 इस सम्मेलन के तहत मुनि मगन सागर जी द्वारा प्रमुख रूप से तो हम देखते हैं तो ये दोनों कानून समाप्त करने के लिए ही था, लेकिन कुछ रियायत भी मांगी थी। जैसे जरायम पेशा कानून में एक लाइन लिखी हुई थी कि 12 वर्ष से अधिक सभी जो मीणा हैं उनको प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। इसके खिलाफ इन्होंने एक मुद्दा उठाया और सरकार ने मान लिया था। कौन सा? मुन्नी मगन सागर जी ने सरकार से यह आह्वान किया कि आपने जो जरायम पैसा कानून लागू किया है जिसमें 12 वर्ष से सभी मीणा मतलब उसके अंदर महिलाएं भी आ गई, उसके अंदर बुजुर्ग भी आ गए, तो कम से कम इनको तो राहत दो। इस सम्मेलन से फायदा यह हुआ कि जरायम जो पेशा कानून था, इस कानून से महिलाओं वे बुजुर्गों को राहत दी गई कि इनको प्रतिदिन नहीं आना। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात यह हुई कि इस सम्मेलन के तहत इन कानूनों को समाप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था इसी के तहत, और वो थी कौन सी? मीणा सुधार समिति। और ये जो मीणा सुधार समिति थी इसका गठन हुआ किसके तहत? इस सम्मेलन के तहत। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है बंसीधर शर्मा। कौन थे? जब आप लोकनाट्य पढ़ते हैं तो ऐसा नाम कहीं पढ़ते हैं क्या? बंसीधर भट्ट, बंसीधर भट्ट या बंसीधर शर्मा पढ़ते हैं? दोनों ही पढ़ते हैं, लोकनाट्य में दोनों ही हैं। बंसीधर शर्मा का संबंध तो किससे है? किशनगढ़ी ख्याल से। और बंसीधर भट्ट का संबंध किससे है? तमाशा लोकनाट्य, बंसीधर भट्ट, फूलजी भट्ट, मन्नूजी भट्ट, भट्ट लिखो ये भट्ट। हाँ, तो नीम का थाना सम्मेलन हुआ 7 अप्रैल 1944 के अंदर मीणा जनजाति का, जहां पर प्रमुख नेता थे, इनके द्वारा ये आह्वान किया गया तो सरकार ने ये बात मानी और मीणा जनजाति के अंदर सुधार करने के लिए एक समिति बनी थी, मीणा सुधार समिति, जिसके अध्यक्ष कौन? ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। एक मुझे दे दो बस। तो 2 मिनट में कर दे, 10 मिनट में कर दे। घास मत में जो दे आओ और ठीक होनी करना आराम। 40 मुंह 38 से यदि कम किसी के आए इस पेपर में, 40 में से 38 तो लानी, 38 से जितने कम आएंगे ना उतने लेट मारूंगा मैं आपके।
ठीक है, अरे बोलो हाँ ठीक है, पक्का ना? ओके ठीक है, ऐसा नहीं है फिर ऐसे लिखिए। इसके बाद में मीणा जनजाति द्वारा दूसरा प्रयास किया जाता है कि एक सम्मेलन और करते हैं, हालांकि वो सफल नहीं हो पाता है, वो है 1945 का। इसीलिए वापस सम्मेलन यही रखा जाता है शिकर के अंदर, और उसका नाम है बागावा सम्मेलन। इस सम्मेलन के अंदर जितने भी मीणा जनजाति के लोग आए थे, उनमें वो एक भी व्यक्ति शामिल नहीं था जो सरकारी कर्मचारी हो। इस बार जो आ रहे हैं सम्मेलन के अंदर, सारे के सारे सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं और कहते हैं कि कम से कम 2800 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इस सम्मेलन में आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक आप दोनों कानून नहीं हटाएंगे तब तक हम अपने पद ज्वाइन नहीं करेंगे। इसीलिए उस सम्मेलन को याद किया जाता है मुक्ति दिवस के रूप में। अगला सम्मेलन है बागावा सम्मेलन। बागावा सम्मेलन ये भी कहां पर? शिकर। और बागावास जो सम्मेलन है वो है आपके कब? 28 अक्टूबर। ये डेट आप जरूर याद रखें, पूरा खेल इस डेट का ही है, 28 अक्टूबर 1946। इसे कहा जाता है मुक्ति दिवस। क्यों कहा जाता है मुक्ति दिवस? वो इसीलिए क्योंकि लगभग 2800 मीणाओं ने द्वारा अपने पद से मुक्त, अपने पद से क्या हुए? ये मुक्त हुए, इस्तीफा दिया। इसीलिए इस दिवस को किस रूप में मनाते हैं? मुक्ति दिवस के रूप में। ये बात थी 28 अक्टूबर 1946 की। 47 में हम आजाद हो गए। फिर फिर बस ध्यान गए ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे आजादी के बाद में मीणा जनजाति, उनको पता लगा कि आज भी सरकारी कागजों के अंदर मीणा जनजाति पर वो दोनों कानून आज भी लागू हैं। तब जाकर 1952 में दलितों के एक मसीहा हैं जिनका नाम है ठक्कर बप्पा, उनके सहयोग से, हीरालाल शास्त्री के सहयोग से जरायम पेशा कानून और बाकी जितने भी कानून थे 1952 के अंदर जाकर क्या किए गए थे? समाप्त। क्योंकि इसके बाद में फिर आजाद हो गए, तो आजादी के बाद में हमने ध्यान दिया ही नहीं। वन में फिर उसके बाद में जब सरकार को पता चला तो सरकार ने कहा कि बेटी अब आप और भी काम करो, और भी ध्यान दो। तब जाकर उनको पता लगा कि अच्छा ये भी कुछ कानून थे। हाँ, ये दुनिया को संदेश था 51 में। खुला अंग्रेजों को था क्या हिम्मत है, अब आ जाओ। तो बागावा सम्मेलन लिख लिया। इसके बाद में लिखो, नेक्स्ट लिखो। हाँ, आपका भी टेस्ट लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन वालों का तो ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। हाँ, इसके बाद में लिख लो 1952। 1952 के अंदर हीरालाल शास्त्री, ठक्कर बप्पा के सहयोग से जरायम पैसा कानून समाप्त किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जरायम पैसा कानून जो है वो लागू तो कब हुआ था? 1930 के अंदर। और वापस हटाया कब गया था? 1952 में, याद रखना। हाँ, टीकाराम पालीवाल थे ना, सीएम साहब थे वो तो। 1952 में राजस्थान में प्रथम आम चुनाव हुए और सीएम बने थे कौन? टीकाराम जी। उनकी सरकार ने यह समाप्त किया था। तो फिर बस कंप्लीट हो गया आंदोलन। इसमें याद रखना है, एक तो 1924 की बात, एक 1930 की बात, एक 1933 की बात, एक 7 अप्रैल 1944, एक 28 अक्टूबर 1946, 1952। बस कौन सी? 1924, 1930, 1933, 7 अप्रैल 44 और 28 अक्टूबर 1946, 1952। कहानी समाप्त। शाबाश। ओके। नहीं नहीं, हटा दिया, हटा दिया, उसको तो हटा ही दिया। लिख लिया? कंप्लीट। अब लिखिए एक और आंदोलन, लसोड़िया आंदोलन। इसी का नाम है लसाड़िया आंदोलन। कई बार क्या है, अभ्रंश नाम होके इस प्रकार से नाम आ जाता है। लसाड़िया या लसोड़िया जो आंदोलन है, अब इस आंदोलन के बारे में कोई ज्यादा जानकारी मिलती भी नहीं है हमें। हमें बस इतना पता लगता है कि ये आंदोलन चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो एक संत हुए हैं, संत माव जी। किनके द्वारा चलाया गया? संत माव जी द्वारा। क्यों चलाया गया? इनके द्वारा ये जो आंदोलन चलाया गया है, मेवाड़ वे वागड़ क्षेत्रों में भील या फिर भीलों में
जन जागृति लाने के लिए। बस इतनी जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सर्वप्रथम भिल्लों में जन जागृति लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो क्वेश्चन, लिखो लिखो क्वेश्चन। हाँ तो मार डालेंगे। लिखो नेक्स्ट, पर्सन लिखो, पर्सन। बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ लेता हूं। सर्वप्रथम सर्वप्रथम भिल्लों में जन जागृति सर्वप्रथम भिल्लों में जन जागृति लाने का कार्य निम्न में से किया गया। नहीं नहीं, कितने पेज पलट लो, इसका आंसर तो है नहीं उसमें। पहला ऑप्शन है गोविंदगिरी, बी ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, दो ही ऑप्शन गणा, ये सही बात है। नंबर 3 ठक्कर बप्पा, नंबर डी सुरजी भगत, नंबर ई, अच्छा ई तो छोड़ो, क्या ये अनुत्तरित। हाँ इधर इधर देखो, ये रहा साहब, ये प्रश्न उतारो अपनी कॉपी में और बिना बोले टिक कर लो, बिना बोले टिक कर लो, मैं आ रहा हूं पास में। पर्सन लिखो, ऑप्शन लिखे, बिना पड़ोसी को बताए टिक कर लेना है, ठीक है? बिना पड़ोसी को बताए ऑप्शन पे टिक कर लेना। कैसे टिक, कहाँ है? टिक घर पर है। टिक कर लिया? अरे टिक करना है बेटे का बाप, कोई आदमी है बेचारा, बहुत तेजस्वी है, बहुत उफान है इसमें। कर दो, मैं यही हूँ। आपको मन क्या कह रहा है इसमें, मतलब बिना टिके मन क्या कह रहा है, क्या हो सकता है इसमें? राइट आंसर डी है, सुरजी भगत। भील जनजाति को सर्वप्रथम जन जागृति लाने का कार्य जिस व्यक्ति द्वारा किया गया वो सुरजी भगत है, याद रखिएगा। पता ही ऐसे। चलो कंप्लीट, याद रखना इस बंदे का नाम है ना, सुरजी भगत। एक गोविंद गिरी के सहयोगी कौन थे, उनका नाम भी ध्यान रखना आपको। कौन? हम लोग उनके साथ में नहीं थे, ये भी कार्य कर रहे थे उस समय पैरेलल, भीलों में जन जागृति लाने का, गोविंद गिरी के समय ही थे ये। बस ये कंप्लीट हो गए आपके, चाहे भगत आंदोलन हो, चाहे आपके एक ही आंदोलन हो, मीणा आंदोलन, प्रमुख रूप से तो तीन ही पड़ते हैं। भीलों का विद्रोह भी बताया आपको, बारापाल का विद्रोह बताया, और उसके अलावा कौन सा था, लसाड़िया आंदोलन, कौन सा, कहा मिला, वही है। सबसे ज्यादा लोग वहीं जाते हैं जहां मेला लगता है, सबसे ज्यादा लोग कहां जाते हैं, वही है, कुंभ, वही है ना। अरे लिखो, अगला बिंदु लिखो, किसान आंदोलन। अगला बिंदु हेडिंग डालिए, राजस्थान में किसान आंदोलन। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, फिर जनजातियों ने लड़ाई की, अब कौन लड़ाई करने आ रहे हैं, किसान। अब हम पावा अगले गांव, बड़ा सूरा, किसान आंदोलन।
किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं? देखो वैसे हमारे राजस्थान में पूछा जाए, हालांकि ये इंडिया के संदर्भ में क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन बने नहीं है कभी, कि किसान जो है वो किसान कितने प्रकार के थे? अरे शाबाश। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, वो तो उसके क्षेत्र हिसाब से हो जाएगा। सही बताया, दो, शाबाश। कौन कौन थे दो? एक बड़े नहीं, अच्छा, हाँ, यस, दो प्रकार के किसान थे। एक तो किसान थे खुदकास्ट किसान, खुद कास्ट किसान, और दूसरे थे पही कास्ट, या इन्हें ही बोलते हैं बही कास्ट किसान। इनसे तात्पर्य यह है कि ऐसे किसान जिनके पास में स्वयं भूमि थी और उस पर कृषि कार्य किया करते थे, वो कौन से किसान थे? खुद कास्ट, खुद कास्ट, खुद की भूमि पर स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य। दूसरे किसान थे पही कास्ट या बही कास्ट किसान, यानी कि किराए की भूमि पर कृषि कार्य करने वाले किसान। ऐसी आवश्यकता हुई क्यों? ये किराए की भूमि पर कृषि कार्य ये अंग्रेजों ने शुरू किया था। क्यों किया था? क्यों किया था? देखो एक बात समझो, अंग्रेजों का दिमाग समझो, क्या था? हाँ, ये एक किसान है, ये एक किसान है, ये स्वयं की भूमि पर कृषि कर रहा है, स्वयं की भूमि पर कृषि कर रहा है, लेकिन स्वयं की भूमि पर कृषि करेगा कब तक? 6 माह। फिर क्या करेगा भाई? अभी की आप टाइमिंग छोड़ दो, 20-25 साल उससे पहले चले जाओ, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 6 माह कार्य हुआ करता था, 6 माह वो फ्री रहा करते थे। आज भी जैसे उन क्षेत्रों की ऐसी भूमि जो केवल वर्षा पर निर्भर है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा पर निर्भर है, तो वो 6 माह तो कृषि करेंगे, बाकी 6 माह तो कुछ कर भी नहीं सकते, बगैर पानी के क्या करेंगे वो? ये जो किसान हुआ करते थे, ये जो स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य किया करते थे, 6 माह कार्य करते, फिर 6 माह जब ये फ्री हुआ करते थे, तो ये जाते रोजगार की तलाश में, कि चलो कहीं बाहर जाएंगे, 2-4 महीने कमाएंगे, और ऐसे जैसे पश्चिमी राजस्थान के लोग जो क्या है, वो 6 माह खेती करते, अगर बारिश ठीक नहीं होती तो अपने बेल लेकर निकल पड़ते इधर हाड़ौती की ओर, कोटा बूंदी बारा यहाँ पर आते और कृषि करते, मतलब लोगों से किराए पर ले लेते। तो ये किसान। एक दूसरा किसान जो किराए पर ले रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो ये भूमि जब किराए पर ले रहा है, ऐसी कोई पद्धति सुनी है क्या राजस्थान के संदर्भ में? क्या बोलते हैं उसे? मतलब पूर्वी क्षेत्र में है, अलवर के अंदर। नहीं, मजा नहीं आया। इजारा पद्धति सुना क्या कभी? इजारा पद्धति क्या होती है? जैसे ट्यूबवेल इजारा पर ले ली 2 साल आकर, किसी के ट्यूबवेल है और 50 बीघा खेत भी है, तो किसी किसान ने उनसे समझौता किया और 2 साल के लिए ले ली। कई बार पैसा लेकर ले लेते हैं, 2 लाख में ले ली। कई बार ये कह देते हैं कि जो भी कृषि का कार्य या किसी फसल को लेकर कार्य करेंगे, उस फसल की जो पैदावार होगी उसका आधा भाग आपका, आधा हमारा। ऐसे इजारा पद्धति नहीं सुनी क्या? आप कहाँ से आए हैं सारे? हाँ, ठेके पर लेना वही इजारा पद्धति। अच्छा, ठेके से समझते हो, ओके ओके, ये ठेका है जी, ठेका। ठेके पर लेना, इजारा पद्धति बोलते हैं उसको। तो ये हम अलवर में पढ़े। तो ये किसान थे, ये किसान स्वयं की भूमि पर भी कार्य करते और किराए लेकर भी कार्य किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अंग्रेजों द्वारा जब रियासती राजा के साथ संधियां की गई थी, उसके बाद में जैसे सारे जो अधिकार थे वो अंग्रेजों के पास में गए। किनके पास में गए? अंग्रेजों के पास में। और अंग्रेजों को पहली बार बंगाल, बंगाल की हम बात करते हैं, तो बंगाल के अंदर अंग्रेज अधिकारी द्वारा वहां के एक जमींदार को एक आदेश दिया गया था कि आप हमें 6 माह के अंदर यहां से 10 लाख रुपए इकट्ठा करके दीजिए। उस बंदे ने 3 महीने में 10 करोड़ रुपए ला कर दे दिए उस अंग्रेज को। उस अंग्रेज को पता चला कि भारत के अंदर असली सोने की चिड़िया खेतों में बसती है, पैदावार से। इसीलिए अंग्रेजों का डायरेक्ट अटैक जो है वो किस पर हुआ? किसानों पर। इसीलिए आप भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, हमारे राजस्थान के संदर्भ में नहीं, भारत के संदर्भ में आप पढ़ते हैं कि अंग्रेजों द्वारा पूरी भारत के अंदर भूमि पर भू राजस्व व्यवस्था लाई गई थी, जिसमें पहला नाम आप पूर्वी क्षेत्र में पढ़ते हैं, बंगाल इधर, तो वह है स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। एक आप नाम सुनते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, और एक है आपके महलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था से क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने परसेंटेज डिसाइड कर दिए थे किसानों पर, कि आपकी इस भूमि पर, जैसे सपोज दिन किसी किसान के पास में ये 5 बीघा खेत है, इस 5 बीघा खेत पर इस किसान को कह दिया कि ये जो आप इस बार फसल बो रहे हैं, इस फसल का 40% आपको जो है वो कर के रूप में देना पड़ेगा। किनको? अंग्रेजों को। जितना हो रहा है उतना। तब तक तो ठीक था धीरे धीरे, क्योंकि किसानों पर पहली बार जब ऐसा कर लगा था ना, तो किसानों के पास में पहले भी बहुत सारा धन हुआ करता था। यानी कि जब आप समझ लीजिए, जब कोरोना काल लगा था ना, तो उस समय ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहने वाले लोगों के आजीवन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन प्रॉपरी जो शहरों में रह रहे थे, रोजमर्रा जो जिंदगी जीते हैं, रोज कमाते हैं, रोज उसी से खाते हैं, उन पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि अचानक से लॉकडाउन लग गया। गाँव में अब आप देखो तो हर प्रत्येक व्यक्ति के घर में आपको कम से कम गेहूं और बाजरी जो है 10-10 कुंटल ज्यादा मिल जाए। मिली कि नहीं मिली? तो पहली बार जब ये लगाया गया तो किसानों को कोई समस्या नहीं। समय समय बीतता गया,
समय के साथ में क्या है कि हमारी जो कृषि है वो किस पर निर्भर है? मानसून पर। और हमारे यहां मानसून जो है वो अनियमित है, अनियमित है और साथ में क्या है? अनिश्चित है। अगर बारिश होगी तो होगी, वरना नहीं होगी। इसीलिए कृषि को बोलते हैं मानसून का जुआ। तो जैसे जैसे आगे बीते समय बीतता गया, कृषि कार्य कम होता गया, कृषि कार्य कम होता गया, लेकिन अंग्रेजों को तो वही पैसा चाहिए था। इसीलिए अंग्रेजों ने आगे चलकर ये डिसाइड किया कि जैसे कोई किसान है, इस किसान के पास में 5 बीघा ये खेत है, 5 बीघा खेत है, इसमें इसने कृषि का कार्य किया 6 माह तक। उसके बाद में फिर इसके पास में काम बचा नहीं, इसके पास में फिर काम बचा नहीं, 6 माह वर्षा पर निर्भर है, फिर 6 माह क्या करेगा? तो यही किसान भटकते भटकते कहां गया? रोजगार की तलाश में। और रोजगार की तलाश करते करते इनकी मुलाकात किससे हुई? सबसे पहले तो इस किसान को 6 माह तक तो ये कृषि का कार्य करता और 6 माह किसके अंडर में काम करता? तभी तो अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियां यहां बनी थी। भाई जो अंग्रेज थे, उन्होंने, अंग्रेजों ने अपना पूरा प्रशासन चलाने के लिए हम भारतीयों को तो सैनिक के रूप में बनाया था। तो भाई 6 महीना तो बरसात है तो कृषि का कार्य कर लिया, बाकी 6 महीना उनको भर्ती कर लिया कहां पर? ये इधर भर्ती करने के बाद में जो किसान था वो अंग्रेजों के अंडर में आया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको पैसे नहीं दिए। पैसे क्यों नहीं दिए? इसको कहा कि तू जिस क्षेत्र से आया है वहां पर तुम्हारी भूमि है, उस भूमि पर हमें टैक्स देना है, वो टैक्स बाकी है। इसलिए इस किसान को क्या नहीं दिए? पैसे। ये वापस शहर से आया अपने गांव, और यहां आकर जो यहाँ का जागीरदार था उसके खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह। अब ये एक नहीं था, ये तो एग्जाम्पल दिया, ऐसे हजारों किसान थे जिनको पैसा नहीं मिला। अच्छा, अंग्रेजों ने पैसा क्यों नहीं दिया था? क्योंकि अंग्रेज यदि इस बंदे को पैसे देते तो ये पैसे से क्या करता? अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी करता। मूलभूत आवश्यकता यदि ये पूरी करता तो अपने बच्चों को ये शिक्षा देता। बच्चों को यदि शिक्षा देगा तो शिक्षा एक नया प्राणी पैदा करती है जिसे बोलते हैं बुद्धिजीवी। और बुद्धिजीवी जब आदमी होता है तो वो उठाता है सवाल। वो क्या उठाता है? और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमसे कोई क्या उठाए, इसीलिए इस बंदे को ये दिया ही नहीं। ये दिया ही नहीं तो ये आगे की कड़ी बनी नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा जब रेल शुरू की जाती है ना, तो जहां रेल शुरू की जाती है वहां पर अपने आप रोजगार पैदा होते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? रेल चलाई तो यहां थी, लेकिन रेल बनाने के लिए जो उद्योग लगाया था वो कहां लगाया था? इंग्लैंड में। अगर यहां उद्योग लगाते तो लोगों को क्या मिलता? रोजगार। रोजगार मिलता तो लोगों के पास में क्या आता? पैसा आते। क्या होती उसमें? क्या नहीं, भूत नहीं, मूलभूत। उसमें क्या आती? शिक्षा। शिक्षा आती तो कौन सा प्राणी जन्म लेता? और बुद्धिजीवी क्या उठाता? जो कि अंग्रेजों को नहीं चाहिए था। इसीलिए रेल यहां चली, बट रेल से संबंधित उद्योग कहां लगाए थे उन्होंने? इंग्लैंड में। इसलिए वो आज भी आगे। तो ये जो व्यक्ति है ये परेशान हो गया है, और ये व्यक्ति परेशान होकर क्या करेगा? आंदोलन, जो हम पढ़ेंगे। एक तो वजह ये। अब इस वजह को हम लाते हैं हमारे यहां राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में ये था, अलग अलग क्षेत्रों में हम अलग अलग प्रकार से कर पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन एक सिंपल सी बात आप इतना समझ लीजिए कि ये किसान ज्यादा परेशान इसीलिए है कि एक किसान जिसके पास में एक खेत है, उस खेत के अंदर कोई फसल बो रखी है, उसी क्षेत्र का जागीरदार आता है और वो जागीरदार इस किसान को कहता है कि आपकी ये जो फसल है ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी होगी, लेकिन इनमें से 10 गेहूं के कट्टे आप मेरे घर पहुंचा देना। किसान ने कहा ठीक है, लेकिन जैसी कटाई शुरू होने वाली थी फसल नष्ट हो गई। भी पूरा खेत में इकट्ठा हो गया 4, लेकिन उस जागीरदार को कितने कट्टे पहुंचाने हैं? इसका मतलब बेचारे के पास में पहले से जो है वो 6 मिलाकर उसको भेज देगा 10। अगले साल भी यही कहानी है। अब ये लाएगा कहां से किसान? इसलिए किसान के साथ जागीरदार क्या करेगा? समझौता। और जागीरदार कहेगा कोई नहीं, इस बार 10 कट्टे नहीं दे पाया, 5 बीघा में 3 बीघा लिखाई दे और ठोक दे ले अंगूठो। हिंदी मूवियों में नहीं देखते अंगूठा? बस वो अंगूठा लगा दिया। ऐसे करते करते किसानों की पूरी जमीन जो है वो किनके पास चली गई? किसान कभी छुटा ही नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया था? आंदोलन। और उस जमीन को जब जागीरदारों द्वारा अपने नाम करवाया गया था, इससे संबंधित इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। आप रचना बताओगे कि लेखक का नाम बताओगे? लेखक का नाम बताएं, मुझे पता ही था। तो पुस्तक का नाम है जमीन रो धनी कुण। हाँ, मतलब जमीन है, धनी है, कुण किसान है, जागीरदार है। क्योंकि वो जो जमीन है वो तो किसकी है? किसानों की है। वो तो बेचारे कर दे नहीं पाए, इसीलिए जागीरदारों ने अपने नाम लिखवाई। इसीलिए सामंतीवाद के खिलाफ पहली बार आवाज जो है वो इसी रचना के साथ उठी थी, और रचना का नाम क्या है? जमीन रो धनी कुण है। अपने बताओ लेखक, क्योंकि आपने वादा किया था, मुझसे मत पूछना। हाँ, कौन थे? चलो, तो आपको समझ में तो आ रहा है ना कि किसान कर क्यों रहे हैं आंदोलन। और जैसे जैसे आंदोलन पढ़ेंगे तो प्रत्येक जगह जहां आंदोलन होगा उसकी वजह कुछ और भी होगी, लेकिन प्रमुख रूप से तो यही वजह चलेगी सब जगह। ये लिखो आप पहले किसान इधर। लिखो लिखो, ये लिखो। मिल गया? कौन था? कन्हैयालाल सेठिया जी। ये लिखो। तो ये तो किसान थे। इसके बाद में फिर नोट करके आप लिखना। लिखो राजस्थान का या राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कौन है? राजस्थान किसान आंदोलन के जनक
राजस्थान किसान आंदोलन के जनक किसे कहा गया है? याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक। पथिक। दूसरी बात लिखो, राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन, राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया। कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि राजस्थान में सर्वप्रथम किसानों द्वारा कब और कहां विद्रोह किया गया? मैं पूछ लेता हूं आपसे, नहीं पूछ तो लिया है ना, लिखवा देता हूं, बता सकते हैं? राजस्थान में सर्वप्रथम किसानों द्वारा कहां और कब विद्रोह किया गया था? शाबाश, सही दिशा पकड़ी है। सेफ गार्डो 120 की स्पीड, मुंबई स्थान मत, मेवाड़ तो सही पकड़ा है। शाबाश, स्थान भी पहुंच गए 120 की स्पीड से, बिल्कुल। राजस्थान में किसानों द्वारा सर्वप्रथम विद्रोह जहां हुआ वह है मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, जाटों द्वारा किया गया आंदोलन। जाटों द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम 1880 के अंदर मातरकुंडिया में विद्रोह किया गया था, लेकिन जुलाई के अंदर उसका दमन हो गया। लेकिन आंदोलन की बात करेंगे ना तो कौन सा है? बिजोलिया, वो एक विद्रोह था किसानों द्वारा। करें शुरू? ओके, लिखो, हेडिंग डालो, बिजोलिया किसान आंदोलन। ओहो, आज तो ऐसे किस टाइम हो गया? किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। एक एक बिंदु को विधिवत रूप से पढ़ते चलेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन आपने हेडिंग डाल ली है। सबसे पहले इसमें जो शब्द है उसको हेडिंग डालिए वापस, और वो है बिजोलिया। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन, ये तो हेडिंग डालिए आप सबने। इसके अंदर सबसे पहले बिजोलिया, बिजोलिया जो है, सबसे पहले इस बिजोलिया का प्राचीन नाम, इस बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? ये जो बिजोलिया है ये कहां पर है? इस बिजोलिया के संस्थापक कौन है? ये कौन सा ठिकाना है? कौन सा ठिकाना है? कौन सी रियासत का भाग है ये? यहां के जो जागीरदार हैं उनको क्या कहते हैं? और यहां पर जो आंदोलन करेंगे सर्वाधिक जो किसान हैं वो कौन सी जाति के किसान हैं? यानी कि बातें आपके सामने हैं 7 टोटल। बिजोलिया जो है, इस बिजोलिया का जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो हुआ करता है आपकी विंध्यावली, या अपभ्रंश के रूप में ये आपको नाम मिल सकता है विंध्यावली, विंध्यावली या विंध्यावली। ये इसका क्या है? प्राचीन नाम। ये जो बिजोलिया है ये वर्तमान के संदर्भ में किस जिले में है? भीलवाड़ा। इस बिजोलिया के जो संस्थापक हैं, संस्थापक का नाम क्या है? अशोक परमार। अशोक परमार जगनेर भरतपुर के हैं और ये सांगा की सहायता के लिए जाते हैं खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध जो कि लड़ा गया था 17 मार्च 1527 में। खानवा के युद्ध में बहुत सारे राजस्थान के आसपास के सारे जो शासक हैं वो आते हैं, लेकिन उनको बुलाया जाता है एक पद्धति के तहत। क्या नाम है उस पद्धति का? लेकिन ये वो बंदे हैं जो बिन बुलाए आते हैं। इन्होंने भी पूरी सहायता की थी, किसकी? सांगा की। इसीलिए जितने भी लोग आए थे खानवा के युद्ध में उसमें एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सांगा ने कुछ दिया, और अशोक परमार को सांगा द्वारा एक ऊपरमाल की जागीर दी गई। उसी ऊपरमाल में एक स्थान बसाया गया था जिसका नाम क्या है? इसीलिए आप पढ़ते हैं कि राजस्थान में ऊपरमाल का जो पठार है वो कहां से लेकर कहां तक है? थोड़ी सी आवाज बुलंद करो। भोराट का पठार कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? उसकी ऊंचाई कितनी है? क्रासका का पठार कहां है राजस्थान में? कहां पर है? क्रासका का पठार कहां है? कांकनवाड़ी का पठार कहां पर है? मैसा का पठार कहां पर है? लसाड़िया का पठार कहां पर है? भोमट का पठार कहां पर है? आबू के पठार की ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? मानदेसा का पठार कहां है? चित्तौड़गढ़। शाबाश, बहुत शानदार, हम खुश हुए। तो संस्थापक कौन थे? अशोक परमार।
कौन सा ठिकाना है, यानी कि सबसे पहले तो ये जो स्थान है ये कौन सी रियासत में आया करता था, मेवाड़। और मेवाड़ रियासत के अंदर जो ठिकाने हुआ करते थे वो 3 श्रेणियों में आ पड़ते हैं। उसके अंदर ये जो ठिकाना है ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वैसे मेवाड़ के अंदर कुल कितने ठिकाने प्रथम श्रेणी के थे, शाबाश 16। द्वितीय श्रेणी के 32, तृतीय श्रेणी के क्या कहलाए थे, घोल के सामंत। तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी रियासत में था, यहाँ के जो जागीरदार हैं वो क्या कहलाएंगे, राव जी। क्या कहलाएंगे, राव जी। यहां पर जो आंदोलन करेंगे सर्वाधिक किसान वो कौन से जाति के होंगे, धाकड़ जाति। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा आंदोलन बिजोलिया में किया गया। राजस्थान का दूसरा कौन सा किसान आंदोलन है जो धाकड़ जाति से संबंधित रहा, इसका आंसर दीजिए और तब तक लिख डालिए, लिख डालो इसको, लिखो। बिजोलिया के अलावा कोई और किसान आंदोलन है जो धाकड़ जाति से संबंधित है, चिल, क्या रहो, चिल, मस्त रहो, टेंशन मत लिया करो। मैं पूछते हैं आप टेंशन में आ जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये कौन सी रियासत का भाग था, मेवाड़। दूसरे जिस किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान थे वो है बेंगू किसान आंदोलन, जो कि कहां हुआ है, चित्तौड़गढ़ में। सही सोच रहे थे आप ऐसे, मुझे पता लग गया था। मैंने कहा बेंगू बेंगू दिख तो रहा है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। बेंगू सही है, लिख लिया सबने। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें बिजोलिया पढ़ लिया। अब नेक्स्ट, कारण। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण क्या है, वजह क्या है, और वजह क्यों। लिख लिया ये सब कुछ, हेडिंग डालिए कारण। सबने लिख लिया ना, बोल तो दो, ऐसा ऐसा क्या गुनाह किया। कारण, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। कारण में नंबर 1, 84 प्रकार के टैक्स, यानी कि 84 प्रकार की लाग बाग। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए, 84 प्रकार की लाग बाग से संबंधित आंदोलन कहां हुआ है, बिजोलिया। 84 प्रकार की लाग बाग, सोच के देखिए कि एक किसान जो बेचारा 100 रुपए कमाता है, इस 100 रुपए में से वो 84 प्रकार के टैक्स देने के अंदर चले जाते हैं उसके 84 रुपए। एग्जाम्पल समझिए आप, कितने रुपए, इस 84 प्रकार के टैक्स में वो सारे टैक्स शामिल हैं जो जागीरदार द्वारा लगाए जाते हैं। जैसे जागीरदार के बीवी है, अच्छा बीवी है, बच्चा नहीं बीवी है, उसको यदि चूड़ा पहनने का मन हुआ तो वो जागीरदार किसानों पर 1 कर लगाएगा जिसका नाम क्या है, चूड़ा। उसके बच्चे को यदि खिचड़ी खाने का मन हुआ कि पापा खिचड़ी खाओ, तो किसानों पर 1 कर लगेगा जिसका नाम है खिचड़ी लाग, यानी खिचड़ी कर। अच्छा हुआ उस समय ये नहीं था, वरना किसानों पर लगता पोहा कर। जो भी, यदि जागीरदार के घर पे कोई बाहर से नए मेहमान आ गए हैं और मेहमानों के लिए चटाई बिछानी है तो बेचारे किसानों को चौपड़ देंगे और लगाएंगे चटाई कर। क्या लगाएंगे, चटाई कर। जैसे बिछाने वाले को क्या बोलते हैं, जाजम बोलते हैं ना, जाजम, जाजम कर। हमारे राजस्थान में एक प्रिंट है जाजम प्रिंट, कहां की है, कौन सी है, कौन से रंग की होती है वो, अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट। उस समय तो याद था ऐसे, मतलब चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे सर, लाल नीला, काला नीला, काला पीला, पीला धोला, धोला पीला, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर। अब ये रिवीजन नहीं करते ना, तब मस्तिष्क जो है, देखो होता ही ऐसा है, जिस टॉपिक को आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, जैसे चोटियां हैं उसको आपने कम से कम 20 बार पढ़ लिया है, और 20 बार पढ़ लिया है, पेपर देखते ही आपको ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं होती है, आप टिक कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि इजी नहीं है। उस खोपड़े के अंदर उस बिंदु को आपने 20 बार डाल दिया, इसलिए आपको इजी लगा है। इसलिए आपको क्या लग रहा है, इसका मतलब यही होता है, जैसे आप कोई प्रश्न में पूछता हूं और आप डायरेक्ट बिना ऑप्शन के आंसर दे देते हैं, इसका मतलब यह होता है कि उस बिंदु को आपने कम से कम 10 से लेकर 15 बार पढ़ा है। जिस बिंदु को आपने 5 बार पढ़ा है उसको आप ऑप्शन से निकाल देते हैं कि हाँ ये इसका है, और जिसको देखते ही ऑप्शन से भी नहीं निकाल पा रहे हैं ना, इसका मतलब केवल पढ़ा है, उसको रिवीजन नहीं किया। ऐसे होता है, जैसे अब देखो लग रहा है ऐसे, हाँ मतलब रंग तो है, हाँ तो रंग तो साथ है भाई, उसमें क्या है। तो इसलिए रिवीजन जरूरी है ना, जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार वो सारे क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। केवल कहने पर बात होती है, टीचर्स कह देते हैं यूट्यूब पर आकर कि जीके के 40 क्वेश्चनों में से 20 इजी थे, वो इजी नहीं थे, वो आपने 40 बार पढ़े इसलिए इजी लग रहा है, वरना किसी को तो वो 40 के 40 इजी लग रहे हैं क्योंकि उसने सब कुछ पढ़ लिया कई बार। इसलिए ऐसी बातों में नहीं है, इजी कुछ नहीं है जीवन में। राजस्थान की राजधानी जयपुर आपको इसीलिए आ रही है क्योंकि जन्म से लेकर अभी तक कितनी बार सुना है, कितनी बार पढ़ा है, तब जाकर खोपड़े में बैठा है। वरना बता दो मंगोलिया की राजधानी क्या है, वो भी तो राजधानी है, जयपुर की कैसे याद है।
क्योंकि ये पढ़ा है। अब आपके लिए जयपुर क्या हो गया, राजधानी आया क्वेश्चन इजी। जिसने मंगोलिया पढ़ रखा उसके लिए दोनों इजी है। आपने मंगोलिया नहीं पढ़ा है तो आप मोगली हो, नहीं पढ़ा है तो वीडियो। तो तो एकमात्र ऐसा ठिकाना था बिजोलिया जहां पर कितने प्रकार के टैक्स लगा करते थे, 84 पर। इसके अलावा और क्या होता कि किसान के खेत में ज्यादा अच्छी पैदावार हो गई और इस किसान के बेचारे के इस खेत में से 120 रुपए निकल गए। जागीरदार को पता लग गया कि इस किसान के इस बार खेत में ज्यादा पैदावार हुई है और पैसे कितने आ गए हैं, 120। मतलब कुछ ना कुछ इसके पास में एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम पढ़ते जाएंगे कि इस बिजोलिया के अंदर जैसे एक कर आ जाएगा और आगे चलकर कौन सा, चौरी कर। जैसे कोई किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो उससे पहले एक कर देना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, आगे चलकर एक और कर लग जाएगा इन पर, तलवार बंधाई कर। और जब यहां पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे किसानों को तो डायरेक्ट कह देंगे 1/2 भू राजस्व कर। जितनी भूमि पर आप कार्य कर रहे हैं उसका आधा भाग टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते बेचारे किसान के पास में आखिरी में बचा क्या, 1 रुपया। इसके भी बच्चे हैं 7-8, मैं पहले 7-8 थे, 7-8 बच्चे हैं, इसकी भी हुई। इनको भी मन करता है चटाई कर, खिचड़ी कर, पोहा कर, इनका मन नहीं करता क्या, इनकी भी शादी करनी होती है। तो अब ये पैसा लाए कहां से। इसीलिए किसान का क्या करता कि जब घर के अंदर कुछ मांगलिक कार्य करना होता तो ये किसान जागीरदार के पास में जाता और कहता कि मुझे कुछ धन चाहिए, और जागीरदार ऐसे पैसा देता नहीं है। तो क्या करता है, जमीन जो है अंगूठा लगा लेता है। बस आगे चलकर किसानों द्वारा अपनी जमीन प्राप्त करने के लिए भी क्या किया गया था, आंदोलन। यानी कि ये श्रृंखला इस प्रकार से शुरू होती है धीरे 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 धीरे। लेकिन एकमात्र ऐसा ठिकाना है जहां पर कितने प्रकार के टैक्स लगा करते थे, 84 प्रकार की लाग भाग। लिखो, एक वजह लिखो ये। दूसरी वजह है लाटा कुंता कर। कौन से कर हैं, लाटा और कुंता कर। लाटा और कुंता, लाटा कर का मतलब है कटी हुई फसल पर लगने वाला कर। लाटा का मतलब क्या है, कटी हुई फसल पर। ये कटी पर है तो कुंता जो है वो खड़ी फसल पर, खड़ी फसल पर लगने वाला कर। तो उस समय बहुत, ये समझे आप, कटी और खड़ी फसल पर। जैसे ये खेत है किसान का, इस खेत के अंदर फसल जो है वो खड़ी है, अभी तक कटी नहीं है। जागीरदार वहां से गलती से निकल गया और देखा, ओ हो मंगल बाबा चीना ठीक है आपके, तो जाकर कह दिया कि इस खेत में से जो भी चीणे हो उनमें से 5 बोरी पहुंचा देना घर पे। लेकिन जब फसल की कटाई वटाई हुई और अच्छी बारिश नहीं हुई तो पूरा खेत में चीना हो गया कितना, 3 बोरी। लेकिन जागीरदार के कितना पहुंचाना है, 2 बोरी और उधार ले पहुंचाए। ये हुआ करता था। हालत खराब है जी, लिखो हालत खराब है। लिख लिया आपने, लाटा और है कुंता कर। ये स्थान के साथ में इस कर का नाम बदलता रहेगा। जैसे शेखावटी के अंदर लाटा और कुंता कर को क्या बोलते हैं, लुटेरी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था बोलते हैं, लुटेरी व्यवस्था। नंबर 3 लिखो वजह। वजह नंबर 3 है, यही लिखा देता, चौरी कर। यहां बिजोलिया के अंदर कौन सा कर है, चौरी कर। ये जो चौरी कर है ये लगेगा बिजोलिया के अंदर 1903 में, और लगाने वाले जो जागीरदार होंगे वो है राव कृष्ण सिंह। चौरी कर का मतलब यह है कि किसान यदि अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो उनको पहले एक कर देना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, चौरी कर। इस पर शब्दों में चौरी कर कितने रुपए का है ये उल्लेखित नहीं है। हालांकि कुछ ग्रंथों के अंदर इसका जो आंकड़ा है वो 5 रुपए भी माना गया है और 8 रुपए भी माना गया है। ठीक है, चौरी कर हुआ करता था 5 रुपए 8 रुपए। एक प्रबोधिनी नामक ग्रंथ है उसके अंदर तो यहां तक बताया गया है कि चौरी कर 13 रुपए का हुआ करता था। चौरी कर पुत्री के विवाह पर लगने वाला कर। एक तो किसान अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, विवाह करने से पहले जागीरदार को पैसा देंगे, तो फिर विवाह करेंगे कहां से, खुद नहीं तो पैसा है। इसलिए शादी हुई नहीं फिर 1903 के बाद। इसका फायदा उठाएंगे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक कुमारों को ढूंढेंगे और उनको एक आदेश देंगे। उनके मजे ही मजे हैं, वो आगे बताऊंगा, अभी नहीं। तो कौन सा कर है, चौरी कर। उसके बाद में एक कर और लगेगा जिसका नाम है तलवार बंधई कर। वैसे वास्तव रूप में ये जो तलवार बंधई कर है ना, जागीरदार बनता राजा है वहां का, किसी भी क्षेत्र का कोई जब नया जागीरदार बनता था ना तो ये कर उस जागीरदार पर लगा करता था। कि जैसे ही किसी बंदे ने जागीरदार की पोस्ट की नियुक्ति की, उसके बाद में वहां के राजा को वो क्या दिया करता था, पैसा। लेकिन यहां तलवार बंधई कर बिजोलिया के अंदर उसी जागीरदार ने किसानों पर लगा दी, जबकि वे वास्तव में किस रूप में था, ये एक उत्तराधिकारी शुल्क हुआ करता था।
अब नाम से ही पता लग रहा है किसी पोस्ट का जैसे ही कोई उत्तराधिकारी होगा वो शुल्क देगा, लेकिन यहां अलग था। यहां पर किन पर ठोक दिया? किसानों पर कि ले आओ। सर करे क्या? उत्तराधिकारी शुल्क था ये। और ये उत्तराधिकारी जो शुल्क है, लिख लो जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों से, जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों से वसूला जाता था। और बिजोलिया के अंदर ये तलवार बंदी कराएगा आपके 1906 ईस्वी में। और कौन लगाएगा? वो लगाएगा राव पृथ्वी सिंह। ये लगाएगा किसानों पर। तो ये 4 कर, ठीक है, बिजोलिया के अंदर बरोबर 84 प्रकार की लागबाग, लाटाकुंता कर, चौरी कर और तलवार बंदी कर। तो इस वजह से यहाँ के जो किसान हैं वो क्या करेंगे? आंदोलन। लिख लिया सबने? अगली लाइन से लिखिए। आंदोलन शुरू कर दें हम या पहले कुछ भूमिका बनाएं? है जी, माहौल बनाना है, माहौल। माहौल। लिखो, आगे लिखो। हाँ, लिखो बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण, चरण से यदि कोई क्वेश्चन आता है ना, तो राजस्थान हिस्ट्री में 2 ही क्वेश्चन है। एक तो आता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है, और एक बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में। पहला चरण जो है वो 1897 से लेकर 1915 तक चलेगा, और इसको चलाने वाले जो बंदे होंगे वो है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ये लाइब्रेरियन है। कौन सी पोस्ट पर है ये? आप में से कौन है तैयारी करने वाले? यस यस, अरे बहुत अच्छी, बहुत अच्छी नौकरी, राजा नौकरी है ये। कौन सी है ये? ये भी बेचारे क्या थे? लाइब्रेरियन थे ये। इनको ही कहा जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक। क्या कहा जाता है? देखो, राजस्थान किसान आंदोलन का जनक तो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास। दूसरा चरण जो चलेगा वो चलेगा 1916 से लेकर 1922। समय कम है लेकिन मजा आएगा। इस समय मतलब इतने सारे कार्य होंगे, मतलब इस आंदोलन को गति जिस व्यक्ति द्वारा दी जाएगी वो है विजय सिंह पथिक। और इसका जो तीसरा चरण है वो चलेगा 1923 से लेकर 1941, और ये चलाएंगे हरिभाऊ उपाध्याय, एक आप जैसा नौजवान जो इसी से आएगा और आगे चलकर अजमेर मेरवाड़ा का सीएम बनेगा। एकमात्र व्यक्ति है हरिभाऊ उपाध्याय। अभी राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े। हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े। लिखो, इसमें से हेडिंग लगा लीजिए प्रथम चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। लिख लिया? अब हेडिंग डाल दीजिए बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। हाँ, पुस्तकालय अध्यक्ष। तो लीजिए शुरू करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन अब विस्तार से। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। डायरेक्ट चरण की शुरुआत नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहले कुछ और पढ़ते हैं ना। हालांकि प्रथम चरण की जो शुरुआत है वो तो कब होगी, लेकिन हम थोड़ा सा 2-4 साल पहले और चला। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण, शुरुआत हम जिस
आंकड़े से करेंगे वो है 1894। 1894 के अंदर बिजोलिया के जागीरदार हुआ करते थे जिनका नाम था गोपाल दास। क्या नाम था? बिजोलिया के जागीरदार जिसका नाम क्या है? गोपाल दास। जिस समय ये जागीरदार हुआ करते थे उस समय बिजोलिया में बहुत अच्छा जीवन चल रहा था सभी का, जागीरदार का भी और किसानों का भी। आप ये समझ लीजिए कि जब अकाल की स्थिति होती तो इसी बिजोलिया के जागीरदार द्वारा जिसका नाम है गोपाल दास किसानों को अपनी ओर से अनाज बांटा करते थे। मतलब इंदिरा गांधी रसोई योजना समझ लीजिए आप। ठीक है, इस प्रकार से कार्य था इनका। और जब इन पर कोई आंच आती किसी आसपास के जागीरदार द्वारा या राजा द्वारा तो किसान आया करते थे इसकी सेना में शामिल होकर। इतने अच्छे संबंध थे, इतने मधुर संबंध थे ये। और आखिर में ये संबंध खराब होनी थी क्योंकि उस रात दो घटनाएं हुई 1894 के अंदर। बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो इनके समय जागीरदार वे कौन से संबंध थे? अरे वाह, ये कैसे होते? कैसे संबंध थे? मधुर संबंध थे। ठीक है, लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि ये नहीं रहे। 1894 के अंदर ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई बिजोलिया को एक नया जागीरदार मिला। बिजोलिया का नया जागीरदार आया और बिजोलिया का जो नया जागीरदार आया उसका नाम है राव कृष्ण सिंह। कौन बना? राव कृष्ण सिंह ने जागीरदार की पोस्ट पर बैठते ही बिजोलिया के किसानों पर बिजोलिया के किसानों पर एक तो कार्य किया कि एक बता हाँ, तीन समय होंगे। पहली बार 1/2 भू राजस्व कर। पहली बार कितना? यानी कि किसान जिस भूमि पर कार्य करेंगे उसका आधा भाग 1/2 भू राजस्व कर। और दूसरा एक मेन्यू जारी कर दिया। कौन से टैक्स? 84 प्रकार की क्या लगा दी? लागत। किसानों ने प्रारंभ में इसका विरोध नहीं किया था। वो इसीलिए नहीं किया था क्योंकि इससे पहले किसानों के साथ तो सब कुछ ठीक ही था। भाई कोई आदमी मात अगर रुपया माते भी नहीं हुए, कोई मांग तोड़ा भी फोन नहीं करे, मिस कॉल नहीं करे तो आदमी फ्री है जी। फ्री है कि नहीं है? सच में हम ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ा पॉइंट है। जीवन में शांति रहती है। हाल तो था कौन सा मांगा जगह बुजुर्ग लोग है बैठा है। आगे बताइए। तो इससे पहले तो किसानों पर इस प्रकार से ना तो कोई पैसा मांगने वाला था, ना कोई धान की कमी थी, ना कोई परेशान करने वाला था। तो जब इन्होंने पहली बार बिजोलिया के किसानों पर 1/2 भू राजस्व कर लगाया और 84 प्रकार की लाग बाग लगाई तो किसानों को कोई समस्या नहीं थी। धीरे धीरे वो कर दे रहे थे कि ले जा। किसान ये सोच रहे थे नया नया आया है, इसको पता नहीं है, क्या पता इसको कोई होगी समस्या होगी कोई, इसलिए पैसों को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। तो किसानों ने मना नहीं किया। कितने एक साल थे बेचारे। 94 के अंदर आया और आते ही ये लगा दिया। 95, 96, आखिर में जब 2-3 साल हुए तो किसानों पर धीरे धीरे कर का जो बोझ है वो बढ़ने लगा और किसानों को भी लगने लगा कि अब हमारा क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। आखिर के अंदर वो रात भी आई जिस समय गांव में जिम्मन चल रहा है। कहां चल रही है? जिम्मन। बात है 1897। तो जिम्मन चाले तो जिम्मन जितने लिखो बात, अब बात लिखो, ये लिख लो। ठीक है।
लिख लिया? लिखो लिखो। यस। ठीक है, कर देंगे। ये लिखिए आप सबने, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, अगली बात। अब हम बात करते हैं 1897 ईस्वी की। इस दिन क्या हुआ? इस दिन एक गांव है जिसका नाम है गिरधरपुरा गांव। कौन सा गांव है? एक गांव है जिसका नाम है गिरधरपुरा गांव। और ये जो गिरधरपुरा गांव है ये कहां पर है? गिरधरपुरा गांव कहां है? कौन से जिले में है? बांसवाड़ा कैसे बताया? अच्छा, आपके उधर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। देखो, बात है 1897 की और एक गांव है जिसका नाम है गिरधरपुरा गांव। इसी गिरधरपुरा गांव के अंदर मौसर चल रहा है। क्या चल रहा है? मौसर। मौसर का मतलब होता है मृत्यु भोज। जिम्मन चाले हो, खिचड़ी, दाल, लापसीर। हम उसी पहले ऐसे ही तो हुआ करते थे। तो मौसर चल रहा है, मृत्यु भोज। मृत्यु भोज हो किसका रहा है? तो एक किसान है क्या हुआ? एक किसान है जिसका नाम है गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ के पिताजी चालता रिया। गंगाराम धाकड़ के पिताजी का क्या चल रहा है? मृत्यु भोज। मौसर। मौसर होता है मृत्यु भोज। जोसर होता है जीवंत बारो। यानी कि पहले एक प्रथा हुआ करती थी कि जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो मृत्यु से पहले ही पूरे गांव को जिमा देते थे, क्योंकि बैठा है गिलारे के शाक जल में आए, कह तो तिरा की तुई। इसलिए वो जीवित रहते ही पूरे गांव को भोजन करवा देते थे। वो जोशर है। और मृत्यु के बाद में लोगों को जिमाते हैं, वो क्या है? मौसर है। तो गंगाराम धाकड़ के जो पिता है, इनका मौसर चल रहा है। पूरे जो बिजोलिया के किसान हैं, बायड़ा सुरा डगटी। तभी इसी मौसर के अंदर एक तो सभी बिजोलिया के क्या है? किसान। सभी बिजोलिया के किसान एकत्रित हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? तो आपको पता चल गया कि जीमन है, एकत्रित हो रखे हैं। इसी मौसर के अंदर आ गए थे साधु सीताराम दास। गवर्नमेंट वाला छाना नहीं रहे, आई जाए। कौन? साधु सीताराम दास, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे। ये पुस्तकालय, लाइब्रेरियन, पुस्तकालय क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। तो साधु सीताराम दास आए। गांव में कहीं है कि किसी भी नौकरी में नहीं, तो रुतबो एक अलग वैसा बिन आगे बोला, अरे आगे हो। और कोई भी व्यक्ति यदि किसी स्कूल में लगा हुआ है ना, चाहे वो मास्टर हो, कुछ भी हो, तो गांव में भी लगभग अगले के मार्स आ जाओ, आ जाओ। पोस्ट है मार साहब, आओ मार साहब आ गया हो। जैसे ये आए तो लोगों ने कहा, अरे मार साहब आ गया हो, लारे करवाओ, आ गया हो। आएगा, हाथ पीछे बैठ गया, लियो भाई थोड़ा दाल लियो, ला सिर खाई ले यही। तो ऐसे खाते खाते बातें करने लगे। साधु सीताराम दास जी पूछने लगे, किसान इनसे पूछने लगे, काय मार साहब थांगे किया है? तो किसान बातें करते हैं, हम थांगे कहीं है, थांगे गवर्नमेंट दूजे हर महीने दूध काट देवे, खाता 20,000, 25,000, 30,000। तो इन्होंने भी पूछ लिया किसानों से, दुखती रख पे हाथ रख दिया इन्होंने गलती से। इन्होंने भी किसानों से पूछ लिया, थांगा कहीं हाल चाल है? तो किसान तो कह दियो कि माँ का हाल चाल खराब है। तो इन्होंने पूछा, खराब क्यों है? किसानों ने कहा कि अभी एक नया जागीरदार बना है जिसका नाम है करसन सिंह, और वो आडे कटे कर लेवे, कहीं के मंगल छोरो खिचड़ी खाई, कहीं के चटई लिया और कहीं चाट लिया। और तो ये प्रकार के क्या वसूल रहा है? कर। हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक नया कर लेकर आ जाता है। और जो कृषि भी कर रहे हैं, तो उस भूमि पर भी क्या लग रहा है? 1/2 भू राजस्व कर। साधु सीताराम दास ने कहा, ये तो गलत बात है, ये तो आपके साथ बुरा हो रहा है। पढ़ा लिखा आदमी क्या है, कुछ जैसे आप हैं सारे, अब आप सब के सब समाचार पत्र पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। आप हंसना नहीं है, हंसते मुझे पता चल लग जाएगा। जैसे आप सब सारे अखबार पढ़ते हैं, और कितनी अच्छी बात है। जैसे आपसे कोई पूछेगा तो आपको पता रहेगा अभी क्या चल रहा है। अच्छी बात। तो साधु सीताराम दास क्या है कि पुस्तकालय अध्यक्ष थे, तो सब चीजों की जानकारी रखा करते थे कि किसानों पर जागीरदार, फिर जागीरदारों पर होता है राजा। तो साधु सीताराम दास ने किसानों को समझाया कि यदि आप इतने परेशान हैं तो आप ऐसा करिए कि आप में से कोई भी जाकर इस जागीरदार की शिकायत कर दीजिए मेवाड़ के महाराणा के पास। जब उनको पता लगेगा तो यहाँ पर कोई नए जागीरदार की नियुक्ति हो जाएगी, ऐसी बात कहेंगे। लेकिन अब जाए कौन? सब सूचना के अधिकार अधिकार में आप समाचार पत्र पढ़ते हैं ना, तो आपको सब पता है कि मतलब किस प्रकार से क्या नए नए संशोधन हो रहे हैं। आप यहाँ पर बैठे कौन सी सूचना मंगा सकते हैं, सब कुछ पता ही आपको। तो इस प्रकार साधु सीताराम दास की सलाह पर क्या करते हैं कि दो जो किसान हैं वो तैयार होते हैं और इस करसन सिंह की शिकायत करने कहां पहुंच जाते हैं? मेवाड़ महाराणा के पास। तो साधु सीताराम दास की सलाह पर, लिखो लिखो, सलाह पर दो किसान, दो किसान
कृष्ण सिंह की शिकायत करने मेवाड़ के महाराणा के पास जाते। यहां पर दो बातें छुपी हुई है कि एक तो वो दो किसान कौन से हैं और एक इस समय मेवाड़ का महाराणा कौन है। तो मेवाड़ का जो महाराणा है वो इसी कृष्ण सिंह का रिश्तेदार है। और ये जो दो किसान जाएंगे उनका नाम है नानजी और ठाकरे पटेल। नानजी जिनका वास्तविक नाम है नारायण जी पटेल। तो नारायण जी और ठाकरे जो पटेल हैं, दो किसान जो है वो मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम है फतेह सिंह, उनके पास शिकायत करने पहुंचते हैं। यहां तक लिख लिया आपने सबने? लिखो आराम से, क्योंकि उनको टाइम भी तो लगेगा। शिकायत करने जा रहे हैं ना, बिजोलिया से निकले अभी, मेवाड़ के महाराणा के पास जाएंगे। लिख लिया सबने यहां तक? आगे चलें। तो दो किसान किसकी सलाह पर? इसीलिए प्रथम चरण के जो प्रमुख नेता होंगे उनका नाम क्या है? किसानों ने कहा कि मार साहब अब थे ही जानो, फेंके वो ना झूझू कर ले वहां। भाई गांव का जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, पूरे गांव वाले उसी की माना करते थे पहले, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया फिर सोच का मेल नहीं खाता है जी। पढ़ा लिखा आदमी जब शहर आता है ना तो वो उस हिसाब से थोड़ा सोचता है और फिर गांव में वापस वो जाता है तो दोनों की जो सोच है वो टकरा जाती है बीच में। लेकिन आपको नहीं, आपको शांत रहना है। क्या रहना है? शांत रहना है। ओके गुड। हाँ, तो दो किसान कौन? दो किसान, नानजी, नानजी का वास्तविक नाम है नारायण जी। नानजी पटेल वे कौन? ठाकरी पटेल। बिजोलिया के अंदर किसान कौन है जो आंदोलन करेंगे? सर्वाधिक अकड़ जाति के किसान है। लेकिन इस प्रकार से कोई इधर उधर समाचार भेजने का कार्य है, समझदार यही हुआ करते थे पटेल। इसलिए कौन जा रहे हैं? पटेल, जिनमें से नानजी वे ठाकरी पटेल ने फतेह सिंह के पास जाकर कृष्ण सिंह के अत्याचारों की जानकारी दी। तो फतेह सिंह ऐसे तो कैसे किसी की बातें मानकर किसी जागीरदार पर कार्रवाई कर दे? जैसे आप में से कोई गया और जयपुर के जो जिला कलेक्टर हैं उनके खिलाफ जाकर सरकार को कह दिया कि ये चोर है। हालांकि सरकार कुछ करेगी नहीं क्योंकि वो खुद महाचोर है, तो वो पहले जांच करती है उसकी, फिर आपकी की ही बात पर एक्शन आता है। ये आ तो गए शिकायत करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट फतेह सिंह इनकी बात नहीं मानेगा ना। फतेह सिंह अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। तो फतेह सिंह ने क्या है कि दो कार्य किए। जैसे ये जानकारी दी तो एक तो क्या किया फतेह सिंह ने, नाम याद रखिएगा इसका, हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा। अधिकारी को बिजोलिया भेजा कि आप जाइए बिजोलिया और पता करिए कि ये जो किसान कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं कि या ये यहीं से आगे हैं। बिजोलिया भेजा। एक तो ये कार्य किया। दूसरा, फतेह सिंह ने कृष्ण सिंह को भी ये सूचना पहुंचाई कि आपकी जागीर में हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक ही चल रहा है। बोला ठीक कहाँ चल रहा है, आपके ठिकाने से तो दो व्यक्ति आए हैं और आपके खिलाफ शिकायत करवा के गए हैं कि आप अत्याचार कर रहे हैं और ये तो गलत बात है, आप देख लो अपने स्तर पर क्या करना है। फतेह सिंह ने सीधे सीधे कृष्ण सिंह को कह दिया कि अब ये किसान वापस नहीं आने चाहिए, देख ले तारी शाह को, बस केवल फूंफों की गरीब यूनियन का मतलब है, इसके और कोई मामला परिवार वाले थे। तो फतेह सिंह ने एक तो ये सूचना किसे दी, एक तो हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा और एक इसी फतेह सिंह ने कृष्ण सिंह को सूचना दी। कृष्ण सिंह को सूचना दी कि आपके ठिकाने से किसान आ रहे हैं। तो कृष्ण सिंह ने क्या किया? कृष्ण सिंह ने पता किया कि वो कौन से दो किसान थे जो मेरी शिकायत करने गए। तो पता चला नानजी और ठाकरे पटेल। आदेश जारी कर दिया जागीर में कि ये यदि इस जागीर में कहीं भी दिखाई दिए तो इनको दंडित किया जाएगा, पकड़कर आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाएगी।
अब बेचारे वो आए नहीं तो इनके भी छोटे बच्चे बीवी सब कुछ है, उनका पालन पोषण कौन करे। इसीलिए बाकी जो बिजोलिया के किसान थे वो सारे करसन सिंह के पास में गए कि यहाँ मत करो अपना, गए थे मारो हम नहीं मैं का देखो 7-8 पे फिर सुबह के पापा पापा करे लेकर मारो है ना लुगाई ने कौन गाली का मार। अब सीधी सी बात है जी, है हमारी भाषा समझो नहीं समझो कि खाली ये नहीं करो हाँ आयो मजो आयो ठा पड़े कौन पड़े मैं कहीं कहूँ। मतलब पता चलता है ठा पड़ने का मतलब पता चला क्या, ठा पड़ा कोष्टक पता चला क्या, मारवाड़ी में ठा पड़े पता चला क्या, पता चला क्या चला। तो जो बिजोलिया के जो बाकी वाले किसान थे वो सारे करसन सिंह के पास में गए और बोला कि आपने जिनको ठिकाने से निष्कासित किया है उनको वापस प्रवेश दो, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण कौन करेगा। कहीं तो अंधा हो यहाँ कहीं करो डावड़ा प्रवेश तो दो, मतलब ऐसे क्या करो, ऐसी क्या नाराजगी, अब ध्यान रखेंगे। तो करसन सिंह ने उनसे कुछ पैसा वसूला और उसके बाद में ठिकाने के अंदर वापस क्या दिया गया, प्रवेश दिया गया। वापस जैसे ही प्रवेश किया वो आपको वापस कभी दिखाई नहीं देंगे बिजोलिया में, क्योंकि घर गया आराम घरानी समझाइयो क्यों पंचायत ज्यादा मत कर भूखा मरेला ला रहे आप हो जानी 8-10। हाँ हाँ तो कहाँ थे हम, कहाँ थे, हाँ शाबाश बिल्कुल। तो करसन सिंह ने नानजी वे ठाकरी पटेल को, नानजी वे ठाकरी पटेल को ठिकाने से बाहर कर दिया, ठिकाने से बाहर कर दिया। लेकिन फिर कुछ पैसा वैसा लिया और उसके बाद में ठिकाने के अंदर क्या दे दिया गया, प्रवेश दे दिया गया। लेकिन फिर ये वापस कभी नहीं दिखे बिजोलिया में दूर दूर तक। तब तक ये जो जांच अधिकारी आया था ना हामिद हुसैन, इसने क्या किया कि किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। हामिद हुसैन नामक हामिद हुसैन ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। जैसे ही ये किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी वापस फतेह सिंह ने करसन सिंह को थोड़ा सा समझाया कि देख यहाँ नहीं करना, हाँ भाई अगला अटक ही है भाई, हम तो वैसे भी परेशान है अंग्रेजों से, इस समय अंग्रेज भी तो है ना, तो किसान ने थोड़ा सा ध्यान रखा करो। करसन सिंह ने क्या इस बात को थोड़ा ईगो पर ले लिया अपने कि इतनी हिम्मत कहाँ आ गई किसानों में कि मेरी शिकायत करने जाएंगे। इसीलिए जब ये किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी गई थी तब करसन सिंह द्वारा मेवाड़ के महाराणा को साथ में लेते हुए बिजोलिया के किसानों पर एक नया कर लगाया था जो पहली बार आया था 1903 के अंदर, जिसका नाम है चौरी कर। चौरी कर का तात्पर्य यह था कि किसान जब अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो कर देना पड़ेगा, और विवाह करेंगे इसका मतलब पैसा बहुत ज्यादा आएगा। जब वो अपनी पुत्री के विवाह के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं तो कर के लिए क्यों नहीं कर सकते। मतलब ये बात करसन सिंह मेवाड़ के महाराणा के साथ में लेकर कर रहा है, तो उसने भी जल्दबाजी में ओके कर दिया कि हाँ ठीक है लगा दो। इसीलिए जब ये रिपोर्ट गई किसानों के पक्ष में, लिख लिया यहां तक, रिपोर्ट गई है किसके पक्ष में, इसलिए मौत आएगी। लिखो, करसन सिंह द्वारा किसानों पर 1903 ईस्वी में, 1903 में लिखो ना, 1903 में चौरी कर लगाया। क्या लगा दिया, चौरी कर लगा दिया। तो फिर किसी की शादी नहीं हो रही है। चौरी कर लगाया तो किसानों ने कुछ समय तक इंतजार किया, बोला 1/2 भू राजस्व कर, 84 प्रकार की लाग बाग। क्या है कि माता पिता अक्सर उम्र भर इसी कमाने में निकल जाती है कि ताब रंग बिया करना है, बस माँ करना है, ऐसे सोचते हैं ना, आप घर वाले ऐसे सोचते हैं। कभी बैठ के उनका दिल टंटोलोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब वो क्या सोचते हैं। ऐसे इतना टाइम थोड़ी आपके पास में, इस बढ़ती हुई मल्टीमीडिया के सेशन में बैठेंगे माँ बाप के पास कि पापा मतलब कहीं, ऐसे बोल देंगे तो पापा रोने लग जाएंगे सच में, कहीं है, मधुर बोला करो, बड़े प्रेम से बोला। जीवन में 24 घंटे होते हैं, आप 23 घंटे गुस्से में रहो, कोई नहीं कह रहा है। घर वालों के सामने बिल्कुल शांत रहो, एकदम सादे से, हाँ पापा मार दो, ले लो लपड़ मार दो। अरे वो रोने लग जाएंगे, हकीकत है ये, उनका हाथ आएगा नहीं आपके गाल तक, उससे पहले उनके आंसू आ जाएंगे यार कितना मासूम सा आया। आगे लिखो, ओके लिखो, चौरी कर लगाया। क्या लगाया, चौरी कर। जब चौरी कर लगाया तो किसान जो है, किसान बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर जाने लगे कि अटेर करा गई,
कमावा भी तो ले जावे और कमावा की आतर ताकि टाबरंग बियाह करा और टाबरंग बियाह हुए उन्हें क्यों कर लागो तो क्या और भरे बट्टी देगा कोई। तो किसान जो है वो कहां जाने लगे। तो किसान जो है वो बिजोलिया छोड़कर कहां जाने लगे। ग्वालियर। पास में था इसलिए सोचा वहीं निकल पड़ते हैं। ग्वालियर जाने लगे। जब ये ग्वालियर जाने लगे तो फिर कृष्ण सिंह ने भी सोचा कि यदि ये किसान ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं यहां पर किस पर जागीरदारी करूंगा। इसीलिए 1906 के अंदर कृष्ण सिंह वे किसानों के मध्य क्या हो गया। समझौता हो गया। किसानों के मध्य समझौता हो गया। इस समझौते के तहत हुआ ये कि एक तो जो भू राजस्व कर था उसको कम कर दिया और दूसरा कहते हैं कि चौरी कर जो है वो भी आधा कर दिया। कहीं पर हम पढ़ते हैं कि हटा दिया लेकिन नहीं। इस समझौते में क्या हुआ भू राजस्व कर वे चौरी कर जो है आधा कर दिया। आधा कर दिया। किसान खुश हुए लेकिन उस रात वो घटना भी हो गई। करसन सिंह जी चालता रहा। करसन सिंह की मृत्यु हो गई कब 1906। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई एक नया जागीरदार आया और इसने आते ही एक नया मेन्यू कार्ड जारी किया कि ओ किसानों सुन रहे हो ना अब मैं आया हूं। नाम क्या है राव प्रति सिंह। इसने आते ही बाकी चर्चा कल करेंगे ठीक है।